लोग कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय आलोक साहब, जिस तरह से हम माफ कीजिएगा, आलोक शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से, अजय आलोक हमारे साथ अभी नहीं बने हुए हैं। आलोक शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हम काफी प्राउड फील कर रहे हैं, और दूसरा ये कि दूसरा मौका है, पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है हमारा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी मार्केट है हमारे लिए। अगले साल अमेरिका में भी चुनाव होना है, 3.25 करोड़ भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं। इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत हो, सम्मान हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने पहले पूछा था कि पिछली बार में और अब बार में क्या फर्क है। जब मनमोहन सिंह साहब गए और न्यूक्लियर डील की बात आई, हमने ईरान के ऊपर जो अमेरिका का स्टैंड था उसका साथ नहीं दिया। उसके बावजूद हमने न्यूक्लियर डील को पूरी तरह से पार उतारा था। हमने अमेरिका की बात नहीं मानी थी। तो मजबूत जिस तरह से हमारा रुख पहले रहा था, शायद मुझे नहीं लगता कि पिछले 8 विजिट में भारत को क्या मिला हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के अलावा। नमस्ते ट्रंप किया तो जो बाइडेन ने अपने जब चुनाव का घोषणा का जो उनका मैनिफेस्टो था, जो पेपर था, उसमें 1.5 पेज तो जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट लिखा था। अजय आलोक जी अब नहीं है। मैं पूछना चाहता था ये कौन सी केमिस्ट्री थी। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी केमिस्ट्री थी कि 2-2 साल वीजा की डेट को लगे। ये किसी और का रिजीम नहीं था, मोदी साहब का रिजीम था। सबसे कम H1B वीजा अगर कभी हुए तो इसी दौरान हुए हैं। आप बार बार कह रहे हैं तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही। तस्वीरें तो जिनपिंग के साथ भी बहुत अच्छी आई थी, जब वो बहुत सुंदर सा टेंट हाउस वाले ने झूले पे बैठाया था और उसके बाद डोकलाम हुआ था। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस एक प्रधानमंत्री के महिमा मंडन में हम बाकी सबकी मेहनत पर पानी फेर दें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी आपत्ति केवल इस बात से है कि बाकी प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल जी रहे हों, चाहे वो I.K. गुजराल जी रहे हों, सभी ने काम किया है और सभी ने भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाया है। जो लोग वहां पर आज बार बार मोदी 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 चिल्ला रहे हैं, मैं कहूंगा कि उनमें से 100 लोग केवल बता दीजिए जो पासपोर्ट अपना अमेरिकन सरेंडर करके हिंदुस्तान का पासपोर्ट वापस आकर ले लें। केवल नारे लगा देने से देश का मान सम्मान नहीं बढ़ता है। प्रायोजित भी नारे बहुत लगवाए जाते हैं। ट्रेन हादसा हुआ अभी उड़ीसा में, वहां पर भी मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। तो नारों से हम विदेश नीति की कूटनीति को तुलना नहीं कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकली आज रशिया पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, ये भी मोदी रिजीम में ही हुआ है। चाइना जगह जगह घुसकर बैठा हुआ है और अमेरिका हमें यूज करेगा। हम तो अपनी टेरिटरी को नहीं बचा पा रहे हैं। मोदी जी क्लीन चिट पे क्लीन चिट दिए चले जा रहे हैं। चाइना ने कल ही झटका दिया है कि जिस तरह से एक आतंकवादी के ऊपर वीटो किया है, तो कहां गई हमारी कूटनीति और विदेश नीति। फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के लिए जो भी अच्छा होगा उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये कहना कि अभी हो रहा है, ये मोदी जी की भाषा बोलने जैसा होगा कि 2014 से पहले जो लोग भारत में जन्म लेते थे उनको शर्म आती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे तमाम प्रधानमंत्रियों का इससे भी ज्यादा भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन फर्क ये था, अंतिम बात कहना चाहूंगा, फर्क ये था कि मार्केटिंग का इतना तंत्र किसी भी प्रधानमंत्री के पास नहीं था। नहीं आलोक जी, यही मेरा सवाल था कि जब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी दौरों की मार्केटिंग करती है तो एक इस तरह से कोशिश की जाती है कि विदेशों में डंका बज रहा है, और जब राहुल गांधी जाते हैं तो यह कहा जाता है कि वो देश की आलोचना कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। इस तरह से दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की जाती है। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मीडिया को सोचना होगा कि एक व्यक्ति जो न सांसद है, न हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, न मंत्री हैं, उनकी तुलना करना, उनके शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, और मीडिया के साथ ही जिस तरह से इस काम में बीजेपी की मदद करते हैं, वो देश का दुर्भाग्य है, देश का नुकसान करते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से, ठीक है संजीव जी, आपसे मैं सवाल करूंगा। राहुल गांधी गए और चीन को लेकर उन पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे कि चीन शांति प्रिय देश है, इस तरह के बयान दिए गए थे। बीजेपी ने कहा कि ये देखिए किस तरह से बयान चीजें दी जा रही थी। तो दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए या फिर एक स्टेट विजिट है, इसे अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, जो लोग कंपेयर करते हैं वो उनका एक अपना टारगेट होता है और इस कारण से वो कंपेयर, क्योंकि राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हैं अपने दौरे के, और जाहिर है फॉरेन पॉलिसी आज की तारीख में डोमेस्टिक पॉलिसी
जो इलेक्शन इश्यूज बनती हैं उसी तरह से फॉरेन पॉलिसी भी एक इलेक्शन इश्यू है। आलोक जी जैसे कह रहे थे कि नेपाल दूर हो गया, फला दूर हो गया, तो ये सब बातें कही जाती हैं, चुनाव के दौरान भी कही जाती हैं। पर राहुल गांधी सांसद रहें न रहें, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष रहें या न रहें, सबसे प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर हैं आज की तारीख में। और जब वो वहाँ जाते हैं तो जाहिर है कि वो अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको वहाँ वो बोलते हैं, उनको अधिकार है वो बोलने का। कंपेयर करने की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं तो जाहिर है कि वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री कोई बाई पार्टीजन बात जो शुरुआत में वो बोला करते थे, नहीं पहले जब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन, अब आज की तारीख में मुझे नहीं दिखता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। फिर भी जो राइट है राहुल गांधी का बाहर जाके अपनी बातों को कहने का, उसे तो डिफेंड करना ही पड़ेगा। वो तो जाहिर है कि वो सबको अधिकार है जब तक कि वो देश के अहित में ना जाती हो। बाकी उन्हें राजनीतिक बातें कहने का हक है, वो कहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजनीतिक बातों के बाद इन सब के बीच, क्योंकि हमेशा जब भी भारत और अमेरिका की दोस्ती की बात आती है तो कोशिश की जाती है कि दोनों के हित कौन से हैं। अमेरिका का हित यह है कि अगर कल को चाइना से उसे टक्कर लेनी है, चाइना के साथ किसी तरह के युद्ध की परिस्थिति आती है तो भारत को वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इंडिया और चाइना का कहीं से रिश्ते बेहतर नहीं होते हैं, भारत में किसी तरह की युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो क्या अमेरिका साथ देगा? यह भी तो अपने आप में सवाल है। हाथ तो मिल रहे हैं लेकिन उस वक्त वो दोस्ती नजर आएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, इसका जो विश्लेषण है वो राजनीतिक चश्मे से नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो संबंध हैं ये पूरे राष्ट्र के लिए, हमारे सभी दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सभी सरकारों ने इसे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। जहाँ तक भारत के अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल करने का जो आरोप वगैरह जो लगाया जाता है, और कल हमने ये देखा कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स में भी इस तरीके की बातें लिखी गई कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, वो रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। और हम अपनी विदेश नीति का संचालन अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और साथ ही साथ वैश्विक हितों का भी ध्यान में रखते हुए करते हैं। और भारत कभी भी किसी का एलाई नहीं बना। भारत यदि आज अमेरिका के साथ जो संबंध है हमारे, वो पार्टनरशिप है। यदि कभी एक सोवियत यूनियन हुआ करता था तो उसके साथ भी हमारी पार्टनरशिप थी। आज रशिया के साथ भी हमारी पार्टनरशिप्स है और यूरोपीय देशों के साथ भी ऐसे ही संबंध है। कभी हम अलायंस रिलेशनशिप में नहीं जाते। और ये जो रणनीतिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये हमारी विदेश नीति का केंद्र है। और इसी के आधार पर सभी सरकारों ने जो है अपनी विदेश नीति को संचालित किया है। और मुझे लगता है कि भारत कभी भी किसी महाशक्ति का एलाई नहीं बनेगा, भारत सिर्फ पार्टनर ही रहेगा। और भारत अपनी विदेश नीति को स्वयं के कंसिडरेशंस के आधार पर ही निर्धारित करेगा। और यही इसका परिणाम ये हो रहा है रवि जी। आप देखिए तो आज हमारी अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप है, जो कि कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है, और इसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अमेरिका और भारत कोलैबोरेट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो रशिया के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है, मेरा बड़ा आसान, क्योंकि होता है कि कई बार ना विदेश नीतियों में बड़े भारी भारी शब्द आ जाते हैं। एक आम आदमी जो दर्शक देख रहा है, संजीव, वो कह रहा है कि मान लीजिए कल को भारत और चीन का युद्ध हो जाता है तो क्या अमेरिका भारत का साथ देगा? अवश्य। मुझे लगता है रवि जी कि मैं यहाँ पे कहना अवश्य चाहूँगा कि चाइना का जो चैलेंज है वो भारत और अमेरिका के लिए एक साझा चुनौती है। और इंडो पैसिफिक रीजन हो, और साउथ चाइना सी पर आप जानते हैं कि वो 90% भाग पे एकाधिकार का दावा करता है। सेंकाकू आइलैंड पे जो है उसकी कुदृष्टि है। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर उसकी कुदृष्टि है। तो जो, और अमेरिका के ऊपर अभी आपने देखा कि उसने अपने स्पाई बैलून्स को भेज दिया, क्योंकि अमेरिका से वो बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो वहाँ के अमेरिका की टेरिटरीज को जो है टारगेट करने के लिए उसने स्पाइंग बलून की जो साजिश रच डाली। तो ये जो चाइना की जो चुनौती है हमारी साझा चुनौती है। और इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखना और चाइना की चुनौती के जवाब देने के लिए, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया है, क्वाड का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसी अगर कोई कंटिजेंसी आती है तो भारत और अमेरिका चाइना की चुनौती का मिलकर के मुकाबला करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, ठीक है संजीव, इसे क्योंकि ठीक है भारत चीन के नज़रिए से, लेकिन हम देखें कि भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण से इस दौरे से भारत को हासिल क्या होगा? क्योंकि आपने इंजन की बात अभी की है, टेस्ला के मालिक एलन मस्क उनसे मिल रहे हैं। भारत को हासिल क्या होगा? ये तो कह सकते हैं ना कि अमेरिका ये स्वागत इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत बहुत बड़ा उसका एक कस्टमर है, हजारों करोड़ की खरीद होती है उसके लिए।
भारत को इससे हासिल क्या होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल हासिल होने का है, तो पहला उसमें आ जाता है कि उद्योग के निवेश के टर्म्स में हमें क्या मिलने वाला है। तो भारत के प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे तो उनकी शुरुआती मुलाकातों में ही करीब 24 थॉट लीडर्स थे, उसमें कई उद्योगपति थे। आपने एलॉन मस्क का नाम लिया, और टेस्ला का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होगा, हो सकता है कि गाड़ियाँ हमारे देश की सड़कों पर दौड़े, ये तो है ही। पर आप केवल किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी या कोई इंजन, इस तरह से इस संबंध को मत देखिए। अभी हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत के पक्ष में है। इस बार का जो ट्रेड बैलेंस भारत और अमेरिका के बीच है वो भारत के पक्ष में है, यानी कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया है। भारत को जिस तरह से स्वीकार किया जाए उसमें अमेरिका तरजीह दे रहा है, व्यापारिक दृष्टि से भी तरजीह दे रहा है। सामरिक दृष्टि से हमने वो इंजन की बात की जो तेजस MK2 में लगेगा। प्रेडेटर ड्रोन्स जो 31 हमें मिलेगा, अगले 2-3 सालों में मिलेंगे, वो इतने इम्पॉर्टेंट है हमारी रक्षा की दृष्टिकोण से कि कोई भी सरकार चाहेगी कि चाहे वो आज सेंटर में जो भी सरकार हो, कल कोई और बनती है, तो भी इस तरह के ड्रोन्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। और वो किस तरह से नेवी एज वेल एज एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है जहाँ तक हमारी सीमाओं की रक्षा का सवाल है। और प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि युद्ध होगा तो हमें साथ दिया जाएगा। युद्ध के पहले कई स्टेजेस होती हैं, युद्ध तक तो आमतौर पे जाया नहीं जाता है। युद्ध के पहले कई स्टेजेस होती हैं जिसमें पोस्चरिंग और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ताइवान के आसपास जहाज घूम जाता है अमेरिका का तो चीनी सतर्क हो जाते हैं, और चीनी को लगने लगता है कि अगर हमने कुछ भी किया तो अमेरिकन आ जाएंगे। हमें उस स्ट्रैटेजिक डेटरेंस जो शब्द होता है कि भाई डरा करके रखो उनको, वो बहुत जरूरी है आज हमारे देश में। तो ये मुलाकात जो हुई है ये चीन तक मैसेज जाएगा। जैसे कि हमारे मित्र श्रीवास्तव जी ने अभी बताया कि वहां के ग्लोबल टाइम्स में छप रहा है। चीन को ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा। और सोचिए, आप ही कह रहे थे अभी रवि कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वो कैलिफोर्निया की यात्रा पर गए हुए थे, यहाँ व्हाइट हाउस आने से पहले वहां उन्होंने डिक्टेटर बोल दिया। डिक्टेटर सीधा बोला उन्होंने शी जिनपिंग को, और भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। तो ये जो डेटरेंस का फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप डिप्लोमेसी में जितना कुछ लिमिटेड नॉलेज मेरा है उसमें डेटरेंस होता है, आप उसको बचा करके रखिए, वो स्थिति आने ही मत दीजिए। और आज की तारीख में ये मुलाकात जो है अपने आप में बहुत बड़ा डिटरेंट होगी चीन के लिए। ठीक है, आलोक शर्मा भी हमारे साथ बने। आलोक जी, कांग्रेस किस तरह से देख रही है विदेश नीति, खासकर बीजेपी की? क्योंकि हम देख रहे हैं बराक ओबामा की बात करें, राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें, और अब जो बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी जिस भी राष्ट्रपति से मिलते हैं गहरी दोस्ती तो कर लेते हैं। कांग्रेस देखिए, इस विदेश नीति को किस तरह से देख रही है? देखिए, दोस्ती केवल गले मिल जाने से दोस्ती थोड़ी ना होती। मैंने अभी जिनपिंग का एग्जाम्पल दिया, उनसे तो सब कुछ हुआ था। मैं चाइना में भी जाकर हुआ, हिंदुस्तान में भी, और पता नहीं कौन सी केमिस्ट्री चल रही थी। उसके बाद डोकलाम हुआ और उसके बाद 20 जवान शहीद हुए। चाइना से किस तरह से 2 साल में ट्रेड बढ़ा है। और जहां तक संजीव भाई की बात है, उन्होंने कहा यूएस के साथ हमारा पॉजिटिव है ट्रेड का जो बैलेंस है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले 8 महीने का सबसे ज्यादा नेगेटिव रहा है। और मोदी जी के शासनकाल में मात्र 4 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहा है, अदरवाइज हमेशा नेगेटिव रहा है। अमेरिका को हमसे बहुत चीजें चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तमाम चीजें हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस इंजन की बात आज हम कर रहे हैं, इसका डीआरडीओ ने डिसॉल्ट के साथ मिलकर जो तेजस का पहला इंजन था वो 1988 में डेवलप कर लिया था। सेकेंड स्टेज का इंजन अगर हम यूएस से खरीद रहे हैं तो उसमें इतनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक ड्रोन की बात है तो ड्रोन के लिए डीआरडीओ के पास सारी टेक्नोलॉजी है और 2000 करोड़ रुपया इसी ड्रोन के डेवलपमेंट के लिए वहां पर रखा गया था। इस ड्रोन की डील भी 2 साल से रुकी हुई थी और उसमें तमाम कौन सी पेचीदगियां थी वो सरकार को क्लैरिफाई करने चाहिए। और ड्रोन आने से ही विदेश नीति हो जाएगी तो राफेल आने से चाइना को तो भाग जाना चाहिए हमारी टेरिटरी छोड़कर। ये केवल पोस्चरिंग है कि नींबू और मिर्ची बांधने से राफेल उड़ेगा और चाइना डर के भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी 2 चीजें जियोपॉलिटिक्स में होती हैं, कंटेनमेंट ऑफ एनी कंट्री और एक एंगेजमेंट ऑफ एनी कंट्री। अभी यूएस जो है हमें एंगेज कर रहा है और चाइना हमें पूरी तरह से कंटेन कर रहा है।
आप देखिए पड़ोसी देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, हर जगह पिछले 9 वर्षों में चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ा है। हम कैसे कह सकते हैं कि चाइना ने हमें कंटेन नहीं किया है? चारों तरफ से पाकिस्तान उसके साथ पूरी तरह से मिला हुआ है। यूक्रेन रशिया वार होती है, उससे 3 दिन पहले जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर रशिया में बैठे होते हैं मॉस्को में, मुझे लगता है अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका ने हमें अलग थलग रखा जब अपनी फोर्सेस को वापस लेके गए और तालिबान वापस आया, मुझे लगता है कि जिस तरह से विदेश नीति को मोदी जी ने केवल अडानी नीति बना दिया, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक व्यापारी को जिस तरह से ठेके दिलवाते हैं, इससे कहीं देश का सम्मान नहीं बढ़ता है। हुटिंग करा देना ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख ठीक है आलोक जी, ठीक है।